हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 54 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 53 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? देखिए, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है कोट द्वार को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कोट द्वार को कहा जाता है और कोट द्वार को वर्ष 1901 ईस्वी में नगर निगम का दर्जा दिया गया। वर्ष 1909 ईस्वी में कोट द्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया और वर्ष 1951 ईस्वी में कोट द्वार को नगर पालिका बनाया गया। देखिए, कोट द्वार जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? खोह नदी के तट पर ये स्थित है। और इसके पुराने नाम की अगर हम बात करें तो कोट द्वार का पुराना नाम क्या था? मोर ध्वज कोट द्वार का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, सिडकुल की जो स्थापना है ये की गई थी वर्ष 2002 में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सिडकुल का जो मुख्यालय है ये कहाँ बनाया गया है? देहरादून में इसका मुख्यालय है सिडकुल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपके जो अपर पीसीएस प्रीलियम्स का एग्जाम हुआ था उसमें सिडकुल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगामी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, हो सके आगामी एग्जाम में आयोग द्वारा यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय है देहरादून और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाख मेला किस जनपद में लगता है? जाख मेला लगता है किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जाख मेला रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में। कहाँ पर? गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्त काशी में इसका आयोजन किया जाता है जाख मेले का। और इस मेले की विशेषता क्या है कि इसमें जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। इस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त ऋषि कुंड कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, हरिद्वार और जोशीमठ। तो आपको बताना है कि सप्त ऋषि जो कुंड है ये कहाँ पर स्थित है। सप्त ऋषि कुंड स्थित है आपके यमुनोत्री में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्त ऋषि कुंड उत्तरकाशी जिले के किस जिले के? जिला पूछ लिया जाए तो उत्तर काशी जिले के ये यमुनोत्री में स्थित है। सप्त ऋषि कुंड को पुराणों में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। सप्त ऋषि कुंड जो है इसको पुराणों में क्या कहा गया है? मलिंग सरोवर इसको कहा गया है पुराणों में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? देखिए, हिमालय बचाओ और देश बचाओ ये नारा दिया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा इनके अगर हम जन्म की बात करें तो वर्ष 1927 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल के मरोड़ा गांव में
गांव भी जरूर ध्यान रखिएगा, गांव भी कभी कभी आईओ के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनका जन्म वर्ष 1927 ईस्वी को टिहरी के मरोड़ा ग्राम में हुआ। और देखिए ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, वृक्ष मित्र के नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। और इन्होंने चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने में काफ़ी योगदान दिया। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। और देखिए वर्ष 2009 में बहुगुणा जी को, सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 1987 ईस्वी में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब की गई थी? देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम जो गंधक की खोज हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1957 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में कहाँ पर, किस जिले में हुई थी? चमोली जिले में, चमोली जिले के रूपगंगा घाटी, रूपगंगा घाटी, चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में सर्वप्रथम गंधक की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिला पूछ लिया जाता है कभी कभी, और किस घाटी को भी जरूर ध्यान रखें। रूपगंगा घाटी से, रूपगंगा घाटी में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी। किस वर्ष? वर्ष 1957 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। देखिए जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं हो सके तो आप नोट डाउन इनको जरूर कर लीजिए। देखिए एक बार सुन के तो भूल जाते हैं ना, कुछ दिन तक याद रहता है, फिर एग्ज़ाम के टाइम हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप नोट कर लेंगे और एग्ज़ाम के टाइम उसको रिवाइज करते हैं तो आपका जो कोई भी क्वेश्चन आपसे आयोग पूछता है तो आप वहाँ पे करेक्ट करके आते हैं। देखिए आपका जो आरओ एग्ज़ाम हुआ था और आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें कई क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे सेशन से। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सेशन डेली आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रात को 8 बजे। इसके अलावा 6:30 बजे आपको उत्तराखंड पुलिस स्पेशल वाली सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे जो क्लासेस हैं उनको डेली फॉलो कर सकते हैं। टाइमिंग आपको बता दिया गया है, सुबह 10 बजे, शाम 6:30 बजे और रात को 8 बजे। तो 3 टाइम जो क्लासेस हैं ये रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, तो डेली आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी की सीरीज़ भी आपको चाहिए, तो देखिए हिंदी की सीरीज़ कुछ दिनों में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कंटिन्यू लेके आएंगे। देखिए कुछ दिनों में थोड़ा सा बिजी हम लोग रहने वाले हैं, तो बीच में गैप हो जाएगा, इसलिए हिंदी की सीरीज़ अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो अराउंड 1 हफ्ते बाद आपको डेली ही प्रोवाइड कराई जाएगी हिंदी की सीरीज़ भी। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा उसके लिए। देखिए सॉरी बोलना चाहूँगी तहे दिल से, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा हिंदी की सीरीज़ के लिए। उसके बाद आपको डेली ही सीरीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए बीच में गैप हो जाता है तो उससे थोड़ा सा दिक्कत आती है आपको भी। तो सीरीज़ जो है ये कंटिन्यूसली चले तो वो ही बेटर रहता है। तो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाएगी अराउंड 1 हफ्ते के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर किसकी रचना है? बताना है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन है। हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर ये किसकी रचना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा आपका? गिरीश तिवारी गिरदा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गिरीश तिवारी को क्या कहा जाता है? गिरदा भी इनको कहा जाता है। तो गिरीश तिवारी गिरदा की ये रचना है। और देखिए गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म कब हुआ? वर्ष 1945 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। अल्मोड़ा में जन्म हुआ गिरीश तिवारी गिरदा का। और साहित्यकार गिरीश तिवारी ने नगाड़े खामोश हैं, नगाड़े खामोश है, साहित्यकार गिरीश तिवारी जो हैं इन्होंने नगाड़े खामोश है, थैंक यू मिस्टर
ग्लाइड, इसके अलावा धनुष यज्ञ आदि नाटकों की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। जो आपके गिरीश तिवारी हैं, इन्होंने नगाड़े खामोश हैं, इसके अलावा थैंक यू मिस्टर ग्लाड, इसके अलावा नोट कर लीजिए धनुष यज्ञ आदि। तो नगाड़े खामोश है, थैंक यू मिस्टर ग्लाड और धनुष यज्ञ आदि नाटकों की इन्होंने रचना की है। इनके नाटक जो हैं पूछ लिया जाएगा, बताइए नगाड़े खामोश हैं ये किसकी रचना है, किसकी नाटक रचना है, पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ना किसका है। तो इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर, ये भी इनकी रचनाएं हैं गिरीश तिवारी गिरदा की। और उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, वह हम लड़ते रया भूलो आदि लोकगीत भी गिरदा जी के द्वारा लिखित हैं। तो ये लोकगीत किसके द्वारा लिखे गए हैं? गिरीश तिवारी गिरदा के द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? मेरी मातृभूमि व हम लड़ते रया भूलो। तो इनको भी नोट कर लीजिए, आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगला देखिए, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप करेक्ट आंसर करें। अगला देखिए, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है? देखिए, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन ये स्थित है आपके कहाँ पर? नैनीताल में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, सीराकोट का किला कहाँ पर स्थित है? सीराकोट जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? डीडी हाट में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, वर्तमान डीडी हाट सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। जो आपका वर्तमान डीडी हाट है ये किस क्षेत्र में बसा हुआ है? सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। सीरा जो था ये मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। मल्ल जो राजा थे ना, मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी सीरा। और देखिए, राजा हरिमल्ल के समय सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। किसके समय? राजा हरिमल्ल मल्ल जो आपका मल्ल राजा थे हरिमल्ल, तो इनके समय सीरा क्षेत्र किसके? डोटी साम्राज्य के ये अधीन था। सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। और देखिए, हाट घाटी डीडी हाट में ही स्थित है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए हाट घाटी बताइए कहाँ पर स्थित है, तो हाट घाटी स्थित है आपके डीडी हाट में, जहाँ पर धर्मगाड़ व भदीगाड़ नदियाँ बहती है। और इसके अलावा मड़ का सूर्य मंदिर, जल देवी का मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। डीडी हाट किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के डीडी हाट में क्या क्या स्थित है? मड़ का सूर्य मंदिर भी स्थित है, जल देवी का मंदिर है, इसके अलावा हाट घाटी भी स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, बैजनाथ मंदिर जो थे इनका निर्माण कराया था किसने? कत्यूरी शासकों ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैजनाथ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है आपका बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिरों का एक समूह है। और इसके मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर मूर्ति है। ये ध्यान रखेंगे, पार्वती की पत्थर मूर्ति है मुख्य मंदिर में यहाँ पर। और बैजनाथ कत्यूरियों की दूसरी राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कत्यूरियों की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? बैजनाथ में थी। और आप कमेंट करके बताइएगा कि कत्यूरी शासक जो थे इनकी प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? दूसरी राजधानी तो थी बैजनाथ में, और प्रथम कहाँ पर थी? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हम भी मोटिवेट होते हैं। देखिए, आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, जिनको आंसर आ रहा है।
तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर भी स्थित है आपके कहाँ पर, बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर। अगला देखिएगा, गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कि गन्ना विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर में, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए काशीपुर के अगर पुराने नाम की एक बात करें हम तो इसका पुराना नाम क्या था, गोविशाण। पुराने नाम तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। काशीपुर का पुराना नाम क्या था, गोविशाण था। और काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। और यह नगर तराई क्षेत्र में किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। वर्ष 1872 ईस्वी में काशीपुर नगर पालिका बना और वर्ष 2013 में इसे नगर निगम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड वन विकास निगम, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। देखिए वन विकास निगम का जो कार्य है ये क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना इनका कार्य होता है वन विकास निगम का। और देखिए वन विकास निगम का जो शिविर कार्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में इसका शिविर कार्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में पारित हुआ, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1974 ईस्वी में इसे पारित किया गया। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या उत्तरांचल अधिनियम ये कब पारित हुआ, 2001 में। इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी एग्जाम में आपको। अगला देखिए, लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित थे। लाखा मंडल से खंडित शिलालेख मिले थे ना, तो किस वंश से ये संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छंगलेश वंश से। लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख छंगलेश वंश से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए खंडित शिलालेख जो थे इसमें 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेखों में 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला जो नाम है ये किसका मिलता है, नरपति जयदास का। नहीं, नरपति जयदास का नाम, पहला नाम मिलता है नरपति जयदास का, ये ध्यान रखेंगे। और लाखा मंडल ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून के ये जौनसार क्षेत्र में स्थित है लाखा मंडल। और यहाँ मूर्तियों का भंडार है। और लाखा मंडल यमुना व रिखनार नदियों के संगम पर स्थित है। और महाभारत काल का बना जो लाक्षा ग्रह ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके लाखा मंडल में ही है। और इसका पुराना नाम क्या है, लाखा मंडल का मढ़ जो है इसका पुराना नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कल की सीरीज़ में काफ़ी अच्छे कमेंट किए हैं आप सभी लोगों ने, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कल के कमेंट्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है मैं खुद बनाती हूँ आपके लिए, सेलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन आपका सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद इसको टाइप करना होता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है। तो काफ़ी टाइम इसमें खर्च होता है, साथ ही साथ काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुँचाइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा। अगला देखिए, गोत्री वंश का प्रतापी शासक कौन था। देखिए गोत्री वंश जो था इसका प्रतापी शासक था कौन, शील वर्मन, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। गोत्री वंश का कहाँ पर राज्य था, कालसी प्रदेश के आसपास
राज्य था गोत्री वंश का, और इस वंश का जो प्रतापी शासक था ये कौन था? शील वर्मन। शील वर्मन ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाए कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था? शील वर्मन ने कराया था। और इसने यमुना के तट पर, यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। किसने? राजा शील वर्मन ने। और शील वर्मन जो था ये किस वंश का प्रतापी शासक था? गोत्रीय वंश का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिए, काफी हेल्पफुल है। अगला देखिए, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे था? गोबासा ताम्रपत्र, इसका संबंध था किससे? ज्ञानचंद से। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, ज्ञानचंद ने वर्ष 1368 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक शासन किया था। और गरुड़ ज्ञानचंद जो था ये 29वां चंद शासक था, और ये पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि पहला चंद शासक कौन था जो कि दिल्ली दरबार गया हुआ था, ये था गरुड़ ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखेंगे। और ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में किसका शासन था? कटेहरियों का शासन था। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटेहरियों का शासन हुआ करता था। और फिरोज शाह ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। आपसे पूछा जाए अगर कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, तो फिरोज शाह ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। और तराई का क्षेत्र भी ज्ञानचंद को सौंपा था इन्होंने, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बालो कल्याण चंद के समय का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बालो कल्याण चंद के समय का जो ताम्रपत्र है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कल्पानीगाड़ पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ के कल्पानीगाड़ से ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, बालो कल्याण चंद जो था ये भीष्म चंद का गोद लिया हुआ पुत्र था। और कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से बनी थी। किसके समय? कल्याण चंद के समय राजधानी जो है ये कहाँ पर? अल्मोड़ा में पूर्ण रूप से बनी थी। अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर क्या कहा जाता था? अल्मोड़ा में जो स्थित राजधानी थी इसको राजापुर कहा गया था। और देखिए, कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया, और इसने इस्लाम शाह सूर के शत्रु रवांस खां को चंद राज्य में शरण दी थी। अगला देखिएगा, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी इसकी स्थापना की गई थी किस वर्ष? वर्ष 1921 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी वर्ष 1921 ईस्वी में स्थापित की गई। इसका कार्य जो था ये वन हानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना था। और इस कमेटी ने वर्ष 1926 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी वर्ष 1921 को 3 जिला कमेटी, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1921 ईस्वी में ये 3 जिला कमेटी में विभाजित इसको किया गया था। कौन कौन से 3 जिला कमेटी कौन सी थी? एक तो थी आपके अल्मोड़ा, दूसरा नैनीताल और तीसरा गढ़वाल। तो ये 3 जिला कमेटी थी कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। इसे वर्ष 1921 ईस्वी को 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया था। अगला देखिएगा, मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं के लेखक कौन थे? देखिए, मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं इसके लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा GR काला। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेषज विकास योजना बनाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, भेषज विकास योजना बनाने का जो मुख्य श्रेय है ये किसे दिया जाता है? श्री प्रजापति जोशी को दिया जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भेषज योजना वर्ष 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू की गई थी।
किस लिए शुरू की गई थी ये भी आपको पता रहना चाहिए। जो भेषज विकास योजना है ये वर्ष 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू की गई थी और प्रारंभ में भेषज विकास योजना का प्रसार अल्मोड़ा व नैनीताल, प्रारंभ में इसका जो प्रसार है अल्मोड़ा और नैनीताल तक ही सीमित था। लेकिन इस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया, ये ध्यान रखेंगे। बाद में इस जो ये योजना है ये और जनपदों में भी शुरू की गई थी। प्रारंभ में भेषज विकास योजना का जो प्रसार था ये अल्मोड़ा और नैनीताल तक ही सीमित रखा गया और इस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए किस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। तो ये कौन सी योजना थी? भेषज विकास योजना थी। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में प्रथम प्रबंधक का जो कार्य है ये भेषज विशेषज्ञ श्री प्रजापति जोशी ने किया और इस योजना का वर्ष 1955 ईस्वी में विस्तार कहाँ पर हुआ? टिहरी व पौड़ी में भी इसका विस्तार किया गया था। पहले ये नैनीताल और अल्मोड़ा तक ही सीमित था, बाद में इसका विस्तार किया गया। कब? वर्ष 1955 ईस्वी में। कहाँ पर? टिहरी और पौड़ी में इसका विस्तार हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा और आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब शुरू की गई थी? बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की गई थी वर्ष 1903 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गिल ने, नॉर्मन गिल जो थे, इन्होंने वर्ष 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कहाँ पर? कुमाऊं में शुरू की थी। और गिल ने एट्रोपा बेलाडोना का जो बीज है ये विदेशों से मंगाकर नैनीताल और चौबटिया में बोया था। नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट भी लगाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आगामी एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।